Good afternoon. Today we are going to discuss unit number 3, chapter number 3, rule of law. जैसे कि हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में ऑलरेडी यूनिट नंबर 3 के बाकी चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके थे. कॉमन लॉ इज़ ऑलरेडी डन. कॉन्स्टिट्यूशन एज बेसिक सोर्स ऑफ लॉ और रूल ऑफ लॉ हमने कंबाइन कर इसमें कवर किया है. तो रूल ऑफ लॉ से अगर हम शुरू करें तो रूल ऑफ लॉ की जब डेफिनेशन देखी जाए तो वो एक ऐसी अथॉरिटी की बात करता है, एक ऐसे इन्फ्लुएंस की बात करता है सोसाइटी में जहाँ पर आप एक इंडिविजुअल के ऊपर कंटिन्यूसली एक तरह की लिमिट लगा देते हो. उसके गवर्नमेंट एक तरीके से उसको क्या कर देती है, रिस्ट्रिक्ट कर देती है, अपना काम करने में उसको रिस्ट्रिक्ट कर देती है. पॉजिटिव सेंस में अगर इसको लेना चाहें तो पॉजिटिव में भी इसका एक अप्रोच है और इसका एक नेगेटिव अप्रोच भी है. लेकिन अगर ओवरऑल मैं रूल ऑफ लॉ को एक्सप्लेन करूं या जस्टिफाई करूं तो बेसिकली देखो होता क्या है. जैसे अगर मैं इंडिया का एग्जाम्पल लूँ, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में सबसे ऊपर है, यानी भारत का संविधान इंडिया में सबसे ऊपर है. भारत का संविधान दो तरीके से रोक लगाने का काम करता है. जो पहला तरीका है रोक लगाने का वो ये होता है कि सरकार हर चीज़ में एक इंसान को, एक इंडिविजुअल को ज़्यादा ओवर पावर नहीं कर सकती. ज़्यादा उसको ये नहीं कर सकती कि तुम ये काम नहीं कर सकते या तुम इस तरीके से इंटरफेयर नहीं कर सकती उनकी लाइफ में. सेकंड मेथड होता है एक इंसान अपने भले के लिए या अपने फ़ायदे के लिए हर समय दूसरे को उसकी लाइफ और लिबर्टी यानी उसकी जान तक पर बनाए ऐसा नुकसान उसको नहीं पहुंचा सकता. मतलब एज अ स्टूडेंट अगर आप इस अप्रोच को रीड करने की कोशिश करोगे तो आपको दो बातें समझ आएंगी. जो हमारा संविधान है रूल ऑफ लॉ की तहत पहली रोक वो आप पर लगाता है एज अ सिटीज़न, दूसरी रोक वो सरकार पर लगाता है एज अ गवर्नमेंट. इसका मतलब जैसे मैंने आपको यहाँ सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, एक सोसाइटी के जितने भी सदस्य हैं उनको इक्वल समझा जाएगा, उनको इक्वल ही कंसिडर किया जाएगा. रूल ऑफ लॉ का जो ये टर्म है, जो ये शब्द है, ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से बहुत क्लोजली रिश्ता रखता है. रूल ऑफ लॉ के फादर का नाम था A.V. डाइसी. ये एक ब्रिटिश ज्यूरिस्ट थे. रूल ऑफ लॉ A.V. डाइसी के द्वारा बनाया गया है. रूल ऑफ लॉ की अगर मैं डेफिनेशन देखूं तो इसकी अकॉर्डिंग हर व्यक्ति लॉ के सामने बराबर, बिल्कुल इक्वल होता है. हर किसी पर लॉ एक समान से अप्लाई होता है. एक समान मतलब इक्वालिटी से अप्लाई होगा. ऐसा नहीं कि आप किसी के ऊपर इसका असर ज़्यादा हो या किसी के ऊपर इसका असर कम हो. हर एक व्यक्ति लॉ के आगे बिल्कुल बराबर है. इसका मतलब अगर मैं इसको ओपोज करना चाहूँ, इसका उल्टा कुछ देखना चाहूँ, तो जहाँ मोनार्की होती है, जहाँ ओलिगार्की होती है, अगर बच्चे मोनार्की ओलिगार्की वर्ड से यहाँ पर अवेयर नहीं है तो पहले मैं आपको वो क्लियर कर दूँ. मोनार्की वो जहाँ पर एक राजा का शासन होता है, किंग रूल होता है, ठीक है. और ओलिगार्की वो जहाँ पर फ्यू पीपल, जहाँ पर कुछ चंद लोग मिलकर बाकी सब पे हावी होते हैं, वहाँ रूल करते हैं. वहाँ पर कोई भी बनाया गया कानून इन लोगों से तो नीचे ही होगा ना जो रूल कर रहे हैं, राजा से नीचे, ओलिगार्की ग्रुप से नीचे. लेकिन जब मैं एक संवैधानिक डेमोक्रेसी की बात करूं, उस समय पर जब डेमोक्रेटिक लोकतंत्र की सरकार होगी तो कैसे आप एक सरकार होने पर या एक सिटीज़न होने पर लॉ के ऊपर चले जाओगे. ऐसा नहीं होगा. आप हमेशा लॉ के नीचे रहोगे. इसका मतलब रूल ऑफ लॉ एक ऐसा जरिया है लॉ को समझने का, समझाने का, जहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो हमेशा लॉ के नीचे होते हैं, लॉ से ऊपर नहीं. रूल ऑफ लॉ को जनरली क्या किया जाता है,
दो तरीके से समझा जाता है। वो दो तरीके ये हैं कि रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 14 से हमें इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल अथॉरिटी ऑफ लॉ दोनों से मिलता है। इसका मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब लॉ के आगे आप इक्वल हो, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी लॉ किसी भी हालात में अगर आपको एक मौका दिया जाएगा तो इक्वली आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा उस मौके के तहत। ठीक है। रूल ऑफ लॉ थ्योरी का जो ओरिजिन है उसको जनरली एंशियंट रोमन ने जब पहली बार रिपब्लिक बनाया था उस समय पर शुरू किया था। ये बेसिकली इसलिए था कि अगर लोग अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जिनके थ्रू वो अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, अपने आप को पेश करना चाहते हैं, उस प्रोसेस में एक लिमिट लगा दी जाए। जो भी हम पर रूल करने को आएगा वो आउट ऑफ लिमिट ना हो जाए, उसकी जो पावर है वो अनलिमिटेड ना हो जाए, उसको कंट्रोल करना, उसको एक बांध के एक क्षेत्र में सीमित कर देना ताकि उसकी पावर्स अनलिमिटेड ना हो जाए, ये रूल ऑफ लॉ कहता है। अगर मैं आप लोगों को रूल ऑफ लॉ के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट क्लियर करना चाहूँ तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। पॉजिटिवली अगर मैं आप लोगों को कहूँ आकर ये लेक्चर अटेंड करिए, ये लेक्चर को आप सुनिए, उस केस में यहाँ पर अगर आपसे रोक लगाई भी जा रही है, ज़बरदस्ती किया भी जा रहा है, तो उसमें आपका फ़ायदा है कि आप ये लेक्चर अटेंड करेंगे तो इससे आपको फ़ायदा होगा। ये एक तरीका है आप लोगों को पॉजिटिवली कन्विंस करने का। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आपको मैं जब कहूँ कि आओ और ये लेक्चर अटेंड करो तो आपको ये फ़ील हो सकता है हम क्यों अटेंड करें, ये तो ज़बरदस्ती है, मुझे नहीं करना। तो आपकी फ्रीडम उस केस में ख़राब हो रही है, उस फ्रीडम पे रुकावट आ रही है। क्लियर? सो दो तरीके से रूल ऑफ लॉ को समझा जा सकता है। अगर आपको गुस्सा आता है और आपका मन करता है कि मैं किसी को मार दूँ, कॉन्स्टिट्यूशनली संवैधानिक तौर पर, लीगल तौर पे वो गलत है, आपको लगेगा मेरी फ्रीडम में, मेरी आज़ादी में रुकावट बन रही है, पर दूसरे की आज़ादी भी तो ख़राब होगी ना ऐसे में, तो आप पे रोक लगानी वहाँ पे हमारे लिए ज़रूरी हो गई। तो रूल ऑफ लॉ के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रूप देखने को मिले हैं। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, जैसे कि आपको भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का मतलब होता है, सुप्रीमेसी वर्ड का ही मीनिंग है कि सबसे ऊपर, सबसे ज़्यादा, हाईएस्ट। तो अगर मैं लॉ को डिस्कस करूं, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ इंडिकेट करती है कि लॉ सबसे ऊपर है। लॉ एक ऐसी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो सारे के सारे लोग रूल करते हैं, उनको क्लियरली एक इंडिकेशन दे दिया जाता है कि देखो लॉ जो है तुमसे ऊपर है, चाहे तुम कोई भी हो, अगर लॉ सुप्रीम है इसका मतलब तुम उसके हमेशा नीचे हो। ये पॉइंट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा था, इक्वालिटी बिफोर द लॉ वाला। फिर से मैं आपको ये बात एक्सप्लेन करती हूँ। एक व्यक्ति किसी भी दर्जे, किसी भी कास्ट, किसी भी सोसाइटी को बिलोंग करता हो, अमीर वर्ग का हो या गरीब वर्ग का हो, बहुत ज़्यादा पैसे वाला है या बहुत अनपढ़ है या बहुत पढ़ा लिखा है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लॉ यानी कानून सबको अपने सामने इक्वल ट्रीट करता है, इक्वल यानी समान। इसका मतलब अगर आप लॉ के सामने आए हैं तो आप बराबर हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे स्कैम्स होते हैं आए दिन कंट्री में, उन स्कैम्स में फंसने वाले बहुत बहुत बड़े और पावरफुल एलीट होते हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है और पॉलिटिकल बैकग्राउंड की कोई कमी नहीं है, फिर भी उनको नॉर्मली उसी प्रोसेस से जेल में डाला जाता है, उसी कार्रवाई से डाला जाता है जैसे बाकियों को डाला जाता है। इसका मतलब लॉ के सामने वो लोग हर तरीके से इक्वल हैं। प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट का मतलब ये है कि अगर आपने किसी देश में रूल ऑफ लॉ फॉलो कराना है, यानी कानून का जो अधिकार है वो फॉलो करवाना है, तो आपका जो कानून है वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसका प्रीडोमिनेंस होना चाहिए, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा तभी वो फॉलो किया जा सकेगा। फाइनली
हम लोगों को एवी डाइसी, जो कि इसके फादर हैं, आपको पहले ये नाम याद रखना है, ब्रिटिश ज्यूरिस्ट थे। ज्यूरिस्ट मतलब जो कि कोर्ट से रिलेशनशिप रखते हैं, जो कि एक जज है, एक लॉयर है। ब्रिटिश ज्यूरिस्ट एवी डाइसी का कहना था कि अब आपने कॉन्स्टिट्यूशन तो है आपके देश में, अब आपको देखना है कि कौन इसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा रूल ऑफ लॉ को। तो आप कैसे देखोगे? तो सिंपलेस्ट मेथड रूल ऑफ लॉ को फॉलो करने का ये है कि जो हमारे कोर्ट्स हैं, न्यायालय हैं, वो इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। न्यायालयों को ये काम दिया गया है, कोर्ट्स को ये काम दिया गया है कि आप देखिए कि लॉ किस हिसाब से पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। आपको अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बातें लिखी गई हैं, आपकी सरकार, आपका एग्जीक्यूटिव, आपका पार्लियामेंट उस लिमिट में काम कर रहा है या नहीं। कोई सिटीज़न, देश का नागरिक अगर उसको क्रॉस कर रहा है तो उसको भी ढंग से ये बात सिखा देना कोर्ट्स की जिम्मेदारी के अंदर ही आता है। दैट इज़ ऑल वी आर गोइंग टू डू इन दिस chapter of rule of law. I will see you in the next video of a new chapter.